डॉक्टर रमेश्वर सिंह हैं यहाँ? नहीं है। श्री मोहनलाल जी भी नहीं? अच्छा, हैं। थैंक यू सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, AQ नंबर 1378। मिनिस्टर इंचार्ज पब्लिक वर्क्स। बोनी मेरे से होगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, इसको करिए। AQ number 1378. Sir, yes sir, the road from Suva number 1 to Pargwal is proposed to be handed over to Border Road Organization for upgradation, blacktopping. The formal transfer from PWD department to bureau is under process. स्पीकर सर, मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहूँगा कि ये रोड जो है सुवा नंबर 1 से लेके हमीरपुर कोना तक, परगवाल एक पूरी तहसील है सर, 25,000 की पॉपुलेशन है, उसके लिए ये लाइफलाइन है और कोई रास्ता नहीं है उनको, आइलैंड है। लेकिन मैं ऑनरेबल डिप्टी CM साहब का शुक्रगुजार भी हूँ कि जैसे ये नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई हैं उसके बाद इन्होंने 2 बार वहाँ विजिट किया, एक बार मुझे साथ लेके भी गए सर। वहाँ पे ऑन स्पॉट चीफ इंजीनियर्स एंड अदर इंजीनियर्स SC और एक्शन को डायरेक्शंस देंगे इस रोड को जब तक BRO को हैंडओवर नहीं होता इसको ठीक किया जाए। उसका असर भी हुआ सर, 2 बड़े ब्रिजेस, एक 80 लाख का, एक 40 लाख का सैंक्शन भी हुआ। तो मेरी ये गुजारिश है, जब तक BRO को हैंडओवर नहीं होता सर, वाहन पे नहीं चला जा रहा, लोगों से बहुत नुकसान हुआ। I very humbly submit, I request your good self to restore that road till this road is handed over to BRO sir. दूसरा सर, एक बात और सर, टांडा में सर एक ब्रिज इन्होंने उसका डायरेक्शन से देके DPR भी बना सर, DPR बन के काम उसका सैंक्शन होने वाला है। अभी कल इनकी तरफ से एक ऑर्डर आया कि उसका रिविजिट किया जाए, रिव्यू किया जाए, रिव्यूड DPR बनाई जाए। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो हैं वहाँ पे वो डिसाइड हुआ आपकी डायरेक्शन के मुताबिक, अब जब रिव्यूड बनेगा तो लोगों में लड़ाई लगेगी सर 2 गाँव की। तो मेरी ये डायरेक्शन है कि जो आपकी डायरेक्शन से पहले DPR बना हुआ है उसको स्टैंड बाई, उसको चलने दें, जो नया जिनको देना है उनको नया दें। आई हैव नो रिएक्शन सर, आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू सर। चलिए। अच्छा, सजाद शाहीन साहब। क्यू नंबर 365। मिनिस्टर इंचार्ज फॉरेस्ट। Sir, AQ number 365, Part A. Yes, sir. At present, there is no approved policy for budgetary provision specifically earmarked for compensation of livestock losses due to the wildlife attacks in the Union Territory. Part B. No such proposal is currently under consideration. Part C. No such information regarding district-wise livestock losses caused by wild animals during the last 3 years is available with the department. Sir. ये एक बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि हम अक्सर हर साल देखते हैं कि एक तो दूरदराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, एक तो वाइल्ड एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स में कई जाने जाते हैं, और साथ ही जो वाइल्ड एनिमल और लाइव स्टॉक का जब नुकसान होता है तो कई दर्जनों लोग देहातों में रहने वाले, खासतौर पे गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो पहाड़ी इलाकों में प्रोसेस के अंदर अपने फ्लॉक्स को लेके जाते हैं, उनका मैसिव नुकसान हो जाता है वाइल्ड एनिमल्स की उसके कन्फ्लिक्ट की वजह से। मेरी हुकूमत से ये गुजारिश रहेगी कि कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम की जाए जिससे इस तरह के जो नुकसान होते हैं उन नुकसानों में कंपनसेट किया जाए इनको, नुमाइंदों को, फार्मर्स को। और दूसरा सर, क्या कोई ऐसी कोई पॉलिसी बनाने का कोई इरादा है जिसमें एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट रिलीफ फंड जो है वो एक वागुजार किया जाए, ताकि ये हैसल फ्री कंपनसेशन जो है ये इनको
इफेक्टेड फैमिलीज को मिले। ये कहते हैं कैटेगोरिकली देयर इज नो सच प्रपोजल करंटली अंडर कंसिडरेशन। जवाब तो मिल रहा है आपको, है ना? इस चीज की जरूरत को नजर में रखते हुए हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से अपील है कि एक इस तरह का एक प्रोविजन रखा जाए जिसमें वाइल्ड एनिमल्स का इनका कंपनसेशन की भी इन कॉन्फ्लिक्ट्स में बात हो। हाँ, कोई बात नहीं। बोलिए, ठीक चल रहा है। आपकी वसातत से ये बड़ा ही अहम मसला है, क्योंकि हमारे गुज्जर बकरवाल लोग जब भी पहाड़ों की तरफ बड़ा नुकसान होता है, तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वे ट्रैवल मिनिस्टर हैं, एक ऐसी पॉलिसी बनाया जाए ताकि उनको कंपनसेशन दिया जाए। सर, बहुत ज़रूरी है जी। बोलिए, बोलिए आप। सर, इसमें पॉलिसी बनाना मुश्किल है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का इशू है। तो जैसे हमने जैसे हमने कुछ लोग हमारे गांव के अंदर तो हैं, उनको ट्रेन करके हम गन्स दे दें, क्योंकि इनके पास एम्प्लॉयज है नहीं, इतने महकमे के अंदर लोग हैं नहीं, तो कम से कम लोगों को एक बीडीसी टाइप बना लें, विलेज डिफेंस कमेटी। कम से कम जंगली जानवरों से मेरे इलाके में घर के बाहर बैठे था, छोटा बच्चा 8 साल का बच्चे को उठा के ले गया चीता, दूसरे बार मतलब 1 महीने बाद दोबारा हो गया, फिर तीसरे महीने में। तो ये जो जितने भी पहाड़ी एरिया है, जंगलात का एरिया है, उनमें बहुत मुश्किल है कि घर के अंदर घर के बाहर अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते, इतना आतंक जंगली जानवरों का है। तो मैं मंत्री साहब से कहना चाहूंगा कि कम से कम एक बीडीसी कमेटी बना के उनको कोई गन्स वगैरह दीजिए, ट्रेन कीजिए, ताकि इन जंगली जानवरों से हमारे लोगों को बचाया जा सके। आ गई बात, आपकी बात आ गई, मगर आप सुनो ना मेरी बात। ये गन नहीं दे सकते, इनके पास वो पावर्स नहीं है, फॉरेस्ट मिनिस्टर के पास वो पावर्स नहीं है। हाँ, बोलिए आप दीजिए जवाब। हो गया। सर, जहाँ तक ह्यूमन डेथ और इंजरीज का तल्लक है, यहाँ इस पर स्पेसिफिक है। हम जो उसके लिए सरकार की तरफ से जो जिन लोगों की अमवात हो जाती है उनके लिए 5 लाख और जख्मी जो है उनको 2.5 लाख रुपया मिलता है। सर, एक दूसरा इशू जो आता है, ये जो इसका लाइव स्टॉक्स का के कंपनसेशन की जहाँ तक बात करते हैं, सर इसमें मैं गुजारिश करूँ कि हम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ इस पे एक कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी चल रही है, जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज को इस सिलसिले में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि एनिमल जो हैं वो इंश्योर्ड हो जाएं और उनको जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वहाँ से जो उनको वो है वो मिल सके इंश्योरेंस। और दूसरा सर, ये एक बड़ी बात मैं यहाँ कहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, और इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम जहाँ ये वाइल्ड जो एनिमल्स जो नुकसान करते हैं फसलों का, सर उसमें वो उस ज़िम्मे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम इंक्लूड कराने की कोशिश करेंगे, ताकि उन लोगों को मुआवजा वगैरह मिल सके जिनकी फसलें तबाह हो जाती हैं। कैसर साहब क्या पूछना चाहते हैं? बड़ा संगीन इशू है, खुसूसन जो एरियाज़ हैं जो जंगलात के नज़दीक पड़ते हैं। सर, इसी हाउस में मैंने एक बिल लाया था, जो भी नुकसान होता है इसमें मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में, उनको SRO 43 के ज़ुमरे में लाया जाए, क्योंकि उस वक्त वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। बट एक प्रोविज़न रखा गया था उस टाइम, अब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इसमें ज़ख्मी होते थे या जिनकी जान चली जाती थी, उनको एक्स ग्रेशिया मिलता था। लिहाजा वही मेरी गुजारिश है कि उसको बीच में रोका गया है सर, उसको कंटिन्यू किया जाए, उसको कंटिन्यू किया जाए। वो प्रोविजन है बीबी, रिलीफ आप देते हैं, एक्सग्रेशन देते हैं, कहते देते हैं, वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। आपका सवाल है, आप क्या करेंगे? क्योंकि मैं ये कहता हूँ सर, गुरेज में ना हम मक्की बो सकते हैं, ना कोई फसल बो सकते हैं, बिकॉज इतने रीच आते हैं। मतलब अब जब मुझे किसी ने कहा कि आपका रीच जो है, मुझे पूछा वहाँ रीच मक्की खाता है, मैंने कहा हाँ खाता है, मैंने कहा नहीं खाता है, कहा उसने हमारा वेजिटेरियन है, आपका नॉन वेज है, वही हमारा हाल है, हमारा वेजिटेरियन बन गया है हमारा रीच। मेरी गुजारिश होगी कि जिस तरह से मनकोटिया जी ने कहा कंपनसेशन तो ठीक है,
लेकिन अब घरों के अंदर आते हैं वो लोग, बाहर रात को नहीं निकल सकते। मेरी गुजारिश होगी, एक आप टास्क फोर्स जिस तरह से आपका फॉरेस्ट में है, मतलब वाइल्ड लाइफ में है, इसी तरह से एक टास्क फोर्स इसमें कायम किया जाए, कुछ लड़कों को लगाया जाए। अब देखो इंसानी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा है, टास्क फोर्स कायम करके ताकि 10 गांव या 5 गांव में एक आदमी हो जो अगर रीच आ गया तो कम से कम उसके हाथ में बंदूक हो, वो बचा सके लोगों को। ये बात तो इस पे आप बात तो उन्होंने पूछी। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस पे आपको मैंने ये क्या कहेगा, ये तो टास्क फोर्स कायम नहीं कर सकता, ये उसके डोमेन में नहीं है। सुनो ना, नजीर अहमद खान साहब पूछे सवाल अपना। हमारी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स तो ऑलरेडी है, कल से उनके पास क्यों नहीं हम दे सकते, इन्होंने दिए पहले। पूछे, सवाल नहीं पूछना है। पूछ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर वही पूछ रहा हूँ सर। एक नंबर 776 मिनिस्टर इंचार्ज वर्क्स। सर मेरा आइडेंटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल ये सेम क्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। वो कैसे हो सकता है? क्या कैसे होगा? ये टनल के लिए, इनका गुरेज टनल के लिए क्वेश्चन है, मेरा केरन टनल के लिए। डिफरेंट क्वेश्चन है वो, डिफरेंट, वो आइडेंटिकल नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। बैठिए ना आप, इसके पास कैसे वो इंफॉर्मेशन होगी? ऑनरेबल स्पीकर सर, AQ नंबर 776 जी, Part A. This road is kept closed for nearly 1 month, partially closed during winters due to snowfall, snow accumulations, and on the direction of civil administration for safety of road users. Regular snow clearance is being done by Beacon for providing connectivity to grey sector. Part B, yes sir. Part C, construction of tunnel at Rajdan Pass has been endorsed by MOD, Ministry of Defence to provide all-weather connectivity. Part D, preparation of DPR is likely to commence shortly, sir. चलिए, अच्छी बात है। सर मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, जब से आए और इन्होंने सरहद से काम किया इसमें, और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मान लिया है कि हम इसमें टनल बहुत जल्द उसमें DPR बना के इसमें काम शुरू करेंगे। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल मिनिस्टर और उनके RNB सेक्रेटरी। चलिए, शुक्रिया। डार साहब सर AQ नंबर 130 मिनिस्टर इंचार्ज वर्क्स। Sorry, Honorable Speaker, sir, AQ number 130. Part A, it is submitted that there is presently no present issues of waterlogging at the box culverts on the newly constructed ring road, including Khanda, Kunjwara, Bugam, Bathura, etc. Any temporary accumulations noticed during the construction phase of the Greenfield project was addressed after completion of the structures, and the drainage system is functioning satisfactory. Part B, a detailed technical assessment for the drainage and cross drainage structure was carried out at the detailed project report stage, pursuant to which adequate provisions were incorporated in the design, including 148 box culvert, 107 hump pipe culvert, and 24 minor nala bridges to facilitate proper disposal of surface and subsurface water. सर ये जो बॉक्स कलवर्टस है वहाँ पर काफ़ी पानी जमा हो रहा है। हुज़ैरा के करीब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोड है, वो छतरगाम से बड़ी पोर आता है। लास्ट ईयर जब बारिशें हुई 2 दिन की छुट्टी स्टूडेंट्स को करनी पड़ी, तो फिर लोगों ने खुद प्राइवेट एक पंप लाया तो पानी को निकाला। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जब तक ये परमानेंट हल निकालेंगे इसके लिए, रिंग रोड बनने को पता नहीं 2 साल लग जाएंगे या कितना टाइम लग जाएगा, इसमें टेम्पररी हल जब तक परमानेंट सॉल्यूशन ये ढूंढेगा तब तक क्या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इकदाम करवा देंगे टेम्पररी पानी की निकासी के लिए? नोट कर लिया सर। अब जहाँ तक ताल्लुक है कोई ऐसी परमानेंट वाटर लॉगिंग का वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई, और दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है कि जो मेजर आज की डेट में कोई मेजर डेफिशिएंसी जो है वो रिक्वायर्ड वहाँ नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से जो एडिशनल कंस्ट्रक्शन कोई करने की, क्योंकि नौबत नहीं है, अगर कोई ज़्यादा मेजर होता तो हम एडिशनल कंस्ट्रक्शन करते, लेकिन फिर भी जो ऑनरेबल MLA साहब ने कहा है उसको हमने नोट कर लिया, तो ऑफिसरों ने भी नोट कर लिया गैलरी में। नाउ मिस्टर
डॉक्टर राजीव कुमार भगत, श्री विक्रम रंधावा, श्री सुरजीत सिंह सलातिया, श्री विजय कुमार। AQ 228। रंधावा जी, यह सुरजीत सिंह सलातिया जी। AQ नंबर 806। श्री विजय कुमार। Now, Minister in charge cooperatives. Sir, AQ number 228, 552, 806, 1323. Part 8, sir. J&K State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Limited was established in the year 1962 under J&K Cooperative Society Act 1960. The bank is not registered under Banking Regulation Act 1949, hence does not come under the purview of Reserve Bank of India. As such, the bank is under the control of UT through RCS, Trustee Administrative Department of Cooperative. Part B, sir. The bank has not been declared bankrupt. However, in view of its prolonged financial and operational distress, the department has initiated the process of liquidation in accordance with the applicable provisions of the J&K Cooperative Society Act and rules thereunder. The financial stress of the bank has been gradual and multi-fractural, arising from weak financial positions marked by accumulated losses, constraints in governance and internal control system, suboptimal loan recovery, liquidity pressures. The situation was further impacted by the non-availability of inadequate refines, support from the NABARD and financial assistance from the UT government, particularly as the bank is largely dependent on refinance and government support. As a consequence of these factors, the financial position of the bank deteriorated over time. The liabilities of the bank exceed its assets, adversely impacting its ability to meet depositors' obligations, which necessitates initiation of liquidation proceedings in the larger public interest and for protection of stakeholders. Part C, sir. Yes, it's a fact that the Jammu and Kashmir State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank has stopped payment of matured fixed deposit of its branches, including the business branch. हाँ जी, बोले आप। Business branch due to acute liquidity constraints arising out of its finance stress. आपको टाइम दे देंगे सवाल पूछने का। Consequently, amounts payable to the number of depositors of the Krishna branch remains pending for disbursement. As regards the steps being taken, the issue of repayment of depositors, including those of Krishna branch, forms part of the overall liquidation and depositors protection framework approved by the government for the bank. A comprehensive Know Your Customer KYC verification exercise covering all branches including Krishna has been completed to authenticate depositors' claim upon issuance of the winding of order and appointment of the liquidator. The duly authenticated claims of the depositors, including those pertaining to Krishna connection, shall be taken up for settlement and phased disbursement strictly in accordance with the provisions of the Jammu and Kashmir Cooperative Society Act 1989 and the statutory order on authority. D part, sir. Know the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation mechanism has not been invoked in respect of the bank. DICGS mechanism applies to eligible banking institutions covered under the Banking Regulation Act 1949. The Jammu and Kashmir State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank is not registered under the Banking Regulation Act and therefore does not fall within the purview of DICGC. However, the UT government is committed for safeguarding the interest of depositors. According to projection of the depositors, liabilities of the bank has been compiled and submitted to the government for consideration, including the appropriate provisions through the budgetary process in accordance with the law. पूछे। स्पीकर सर, मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी इसमें हैं मैक्सिमम वो किसान हैं और सारे वो गरीब तबके से आते हैं। मेरी सजेशन ये रहेगी कि उनको इमरजेंसी कम से कम 25% जो इमरजेंसी पैसा निकालने की उनको परमिशन दी जाए, क्योंकि कईयों को अपनी बेटियों की शादी करनी है, कईयों का अपना ट्रीटमेंट करवाना है। अगर लिक्विडेटर जल्द से जल्द फिक्स करके उनको परमिशन मिल जाएगी, 25% वो अपना जल्द से जल्द उनको पैसा मिल जाएगा। और पूछे रंधावा जी। विभाग ने
बहुत ही चतुराई से गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। हम मानते हैं कि आपने बैंक को बैंकरप्ट नहीं किया है इसको, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो हालात है, जो डिपॉजिटर्स को बताया जाता है, वो यही इशारा किया जाता है हमारा दिवाला निकल गया है। सर, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, वो डिपॉजिट जब तक आगे ठीक से इन्वेस्ट नहीं करेगा वो इंस्टीट्यूट नहीं चलता है। आपने पब्लिक का पैसा कहाँ लगाया, आपके डिफॉल्टर्स कौन हैं, कौन लोनीज हैं, उनको भी एक्सपोज करने की जरूरत है। अगर 22,000 परिवार इस बैंक पे अपना जिंदगी का गाढ़ा पैसा आपके हवाले कर चुका था तो आप उसके कस्टोडियन थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बैंक चलाया है उनके ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए कि वो लोग क्या करते रहे, क्या अपने ऐशपरस्ती में लगे रहे, क्योंकि पब्लिक का पैसा, सर मेरे पास कई डिफॉल्टर ऐसे आए हैं परिवार डिपॉजिटर्स जिनका एफडीआर एक्सपायर हो चुकी है, अब वो लेना चाहते हैं। तो हमारी भी वही रिक्वेस्ट है कि पार्शियल करके उनको पेमेंट देनी आप शुरू कीजिए और जो डिफॉल्टर है उनको एक्सपोज कीजिए, उनको भी सामने लाने में हमारी कहीं जरूरत पड़ती है। हमें, हमारे विधानसभा क्षेत्रों से लोग हैं, आप बताइए, हम उनके साथ बैंक के कोऑपरेट करेंगे ताकि वो पब्लिक का पैसा बैंक में वापस आए। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बड़ा तफसील में अपनी ग्रांट्स पे जवाब दिया था। अब ये क्लब हुआ है सवाल, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि बैंक वालों ने एक प्रयास किया था कि जो लोग 5 लाख से नीचे किसी का डिपॉजिट है तो वो पैसा जो रिकवरी से आता है उनको वापस करने का भी यत्न किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस समय बीमार हैं, किसी की परेशानी है, तो उस पर अभी कोई पेशरफ्ती नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस आदमी ने भी, मेरा सिर्फ उस दिन भी आपसे यही कहना था कि जिस आदमी ने 180 करोड़ रुपया शिफ्ट किया है यहाँ से, उसकी क्या अथॉरिटी थी मैनेजिंग डायरेक्टर की कि वो 180 करोड़ रुपया शिफ्ट करके किसी जगह पर दिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो दिया है तो क्यों? क्या उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है? कम से कम इन लोगों का जिनका डिपॉजिट है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो कल आपके बाकी के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जेसीसी बैंक है, आपका बाकी के बैंक है, रूरल बैंक है, तो जब आपका एक इस समय हाहाकार है पूरी रियासत में कि 22,000 अकाउंट होल्डर जो हैं जिनका पैसा लोग कहते हैं डूब गया है, तो क्या बाकी के बैंकों पे जो असर पड़ेगा इसको कौन संभालेगा? इसलिए आपको ये चाहिए कि इमीडिएटली लिक्विडेशन होती है। देखिए, हमने भी सिस्टम को चलाया है और आप भी हमारे साथ ही रहे हैं। ये टाइम लगेगा, इसमें बड़ी प्रोसीडिंग्स हैं, फिक्स करना है, बाकी चीज़ें हैं, तो ये अगर साल भर नहीं हो पाएगा तो मैं मंत्री जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, तो वो जो लोग इस समय उस पोजीशन में हैं वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए आप वो जकमुख जो है, कम से कम एक बैंक को, अगर मैं चीफ मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि ज़रूरी है कि हम उनको कहें, वो हर चीज़ को जानते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी की आज ग्रांट हैं, इस पर ये कोशिश करें कि जकमुक्त पैसा जो है वो दिया जाए लोगों को, ताकि लोगों को राहत मिल सके। मैं इतना ही। राजीव कुमार जी, आप पूछना चाहते विजय कुमार जी? सर, मेरा ये कहना है, इस बैंक में सिर्फ फार्मर्स ही नहीं है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं, रिटायरमेंट के बाद जितना भी जिसके पास 20 लाख 30 लाख 25 लाख पैसा था, सारे का सारा बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। जैसे मेरे साथियों ने कहा है, किसी को अपनी कोई इमरजेंसी है, कोई मकान बनाना है, बेटी की शादी है, जब हमारा है तो जिसकी बेटी की शादी करनी होगी उसके पास पैसा नहीं है, उसके सिवाय मरने के सिवाय उसका चारा क्या है? अब ये तो ठीक है, उन्होंने जवाब दिया कि बैंक इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर, मतलब ये डायरेक्ट कम अंडर नबार्ड या रिजर्व अकाउंट ये के अंदर नहीं आता है, ये ड्यूटी गवर्नमेंट के अंदर है। अब ड्यूटी गवर्नमेंट की जो एक शाख वो स्टेक पर लगी हुई है,
अब किस प्रकार से उन लोगों को ये इसमें लिखा है, लास्ट में लिखा है कि ये बजटरी जो प्रोविजन होगा उसमें ये देखा जाएगा, कब देखा जाएगा। नो टाइम फ्रेम हैज़ बीन फिक्स टू मतलब रिटर्न द अमाउंट। ये सारा जो एक प्रोसेस जो ठीक है उन्होंने लिख के दिया, एक बड़ी शानदार तरीके से इसको किया है। जो एक मोटा सा सवाल ये है, जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई पूरी उम्र की बैंक में डिपॉजिट की है उसको कैसे लौटाया जाए। उनको चाहे फेज मैनर जैसे मेरे साथी ने कहा है, कुछ तो कुछ उनको एक आसरा बने कि हमारा जो पैसा है वो वापस मिलेगा। मेरा ट्रेंड में आ गया सवाल आपका। मैंने परसों भी इस विषय को सर लिया था। पेल्पेबली ये कोई रूटीन क्वेश्चन या आंसर नहीं है। मेरा बड़ा विनम्रता के साथ, दिस इज़ एन इकोनॉमिक फ्रॉड और ये इकोनॉमिक ऑफेंस है। और ये बैंक को अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट कोई बैंक नहीं है, सरकार की एक सुपरविजन में, सरकार की सुपरिंटेंडेंस में और नबार्ड के डायरेक्ट कंट्रोल में। अगर आरबीआई की गाइडलाइंस को इस बैंक ने रिपीटेडली वायलेट किया है और जो शिवपुरा श्रीनगर वाला स्कैम बताया जा रहा है 223 करोड़ का लोन स्कैम, जिसने इस बैंक को बिल्कुल सक कर दिया, इस कंट्री को भी सबसे बड़ी जो खतरा सर आने वाले वक्त में इकोनॉमिक ऑफेंसेस से, एकदम ये ऑफेंस 2000 करोड़ 4000 करोड़ सक कर लेगा और पूरे कंट्री का इकोनॉमिक एक लिम्बो में चला जाएगा। 22,000 डिपॉजिटर्स को सरकार, मेरा बड़ी विनम्रता के साथ सरकार के साथ ये अपील है, आप उनको इंश्योर करें और सरकार आउन करे इसको। आप जब तक हाँ बताइए मिनिस्टर साहब। सर, जहाँ तक ऑनरेबल एमएलए कंसर्न है वो जायज़ है और होना भी चाहिए। हम लोग सब मानते हैं कि इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहे थे वो कहीं ना कहीं मिस हुआ है। और पिछले 2-3 साल से इस बैंक की जो डिस्ट्रेस जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो ज़्यादा ख़राब हो, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएट लिया जानकर, जब इसका ऑडिट हुआ, ऑडिट में ये चीज़ें आ गई, जो लिक्विडिटी है वो बहुत कम होगी। अब जो हमने डिपार्टमेंट ने जब इसका रिव्यू लिया, सामने आया कि भैया बैंक की फाइनेंस पोजीशन है ही नहीं। 180 करोड़ इसकी लाइबिलिटीज़ है जो डिपॉजिटर्स का मनी है सर। हालांकि मुलाजिम पैसे जो लेते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होते थे, वो इसी से होते थे और विद ऑल दीज ईयर्स ये लॉसेस चलते गए सर। अब फाइनली हमने लिक्विडेशन के लिए हमने प्रपोजल जब दिया, कैबिनेट में लाया, कैबिनेट ने मान लिया इस चीज़ बात को कि हम एक लिक्विडेटर लेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या जेन्युइन क्लेम्स है, एसेट्स क्या है, उसकी वैल्यूएशन कैसे हो जाएगी। उसके लिए लाजमी जो फॉर्मेलिटीज, रेगुलेशंस, रूल्स जो हमने फॉलो करने एज पर द एक्ट, वो हम कर रहे हैं। और हमने अपने जवाब में भी लिखा है कि ऐसा नहीं कि हमने डिपॉजिटर्स को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं छोड़ेंगे। सरकार है, सरकार इज वेलफेयर फॉर द पीपल, ऐसा लोगों के लिए बनी है सरकार। और हम ये जानते हैं कि लोग डिस्ट्रेस में है, मगर एक मुश्किलात है, एक ऐसी चीज में फंस गए हम लोग। अब जब हम फंस गए, इसमें निकलने के लिए हमें कोई रास्ता ढूंढना है। वो रास्ता हम ढूंढ रहे हैं। जो ही लिक्विडेटर लगेगा वो सारी चीजें सामने लाएगा, उसके बाद जो भी पॉसिबल होगा हम कर लेंगे। सर आपको याद होगा इसी मेरे ख्याल से 3 महीने पहले जब हमारे जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सरकार की तरफ से हमेशा इन्फ्यूजन होता है, चाहे वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं इनिशिएटिव्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, हम लोग इन्फ्यूजन करते हैं, कैपिटल इन्फ्यूजन करते हैं। इससे पहले भी हमने किए हैं। इस बैंक को भी कैपिटल इन्फ्यूजन हुए हैं, 2 बार हुए हैं। एक तो हुआ है 11 में हुआ है, 9 में हुआ 14 करोड़ और 11 में हुआ है 25 करोड़। अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक उसकी जो लॉसेस है उसको भरपूर करने के लिए हमने प्रोविजंस रखे हैं सर, मेरे ख्याल से 70 करोड़ करीब। और इसी तरह अनंतनाग कोऑपरेटिव बैंक के लिए उसको भी हम लोग कुछ 47 करोड़ दे रहे हैं ताकि वो रिवाइवल हो जाए। और हमने ये डिसाइड लिया कि इन बैंकों की जो बोर्ड होगा वो प्रोफेशनल होगा, नॉट ए प्रोफेशनल एज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बैंकर्स होने चाहिए। इस हवाले से भी हम कोशिश करें सब सारा, जब हमारे पास लिक्विडेटर लगने के बाद वो लग जाएगा, उसका ऑर्डर हो गया है, वो लगने वाला है, नबार्ड उसकी प्रोसेस में है। जो भी सारी इसमें जो लोगों के खदशात है, आपके जो खदशात है, उसको हम जेन्युइनली देखेंगे। साथ साथ में हमने ये भी कहा जो मुलाजिम है, मुलाजिमों का भी हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुलाजिमों को हम सड़क पे छोड़ देंगे, पर साथ साथ में ये भी है कि जिन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने लोगों का पैसा खाया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा सर। वो तब आ जाएगा जब सारी चीजें हमारे सामने आ जाएगी, जब सरकार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, हमारे एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, वो सब हमारे पास रहेंगे। उसके बाद मुलाजमों के हवाले से भी हम लोग एक मुस्बत कदम उठाएंगे और जो लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें, जिन्होंने बंगलिंग की है, जिन्होंने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है, उनके खिलाफ भी सरकार जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। प्रताप अहमद वानी साहब।
Sir, EQ number 182. Minister in charge health. Sir, IQ number 182. Presently, the department is focusing on consolidation, strengthening of the existing healthcare facilities as per IPHS 2022 norms to improve the patient healthcare delivery services. Pertinent to mention that as per IPHC norms 2022, districts with less than 5 lakh population with a functional DH do not need a sub-district hospital. Districts with population between 5 to 10 lakh can have one SDH. Thereafter, one SDH for every 10 lakh population can be considered after the provision of comprehensive secondary care health services. That district having a population up to 20 lakh can have one district hospital and two sub-district hospitals, whereas each district of Jammu and Kashmir has more SDHs than the admissibility as per IPHS 2022. As of now, department is presently not considering upgradation of existing health facilities to the next higher level. B. The department-wide government order number 594 JK Health and Medical Education Department of 2021 dated 1/9/2022 already accorded sanction for upgradation of NTPHC Pahalgam to the level of 50-bedded hospital along with creation of 26 posts of different categories. Again is the sanction strength of 38 posts as many as 17 posts of doctors and paramedics have been filled up with, which include 3 consultants, 1 medical officer, 1 dental surgeon. The efforts are afoot for filling up the vacancies through recruiting agencies, promotions, etc. Additionally, during the annual Shrine Amarnath Ji Yatra, availability of doctors, paramedics and other support staff is significantly enhanced as per actual requirement. The construction of 50-bedded block at Pahalgam Hospital is progressing. An additional block of the hospital is under construction at a cost of rupees 1889.90 lakhs, which against 1100 lakhs during the current financial year 2026-2020, an amount of rupees 340.00 lakhs have been released to the executing agency out of approved allocation of 400 lakhs for utilization. Additional funding is also approved under SASKI to speed up the work of truss work is complete and finishing works are in progress. The equipment shall also be made available in a phased manner in line with the requirements of the hospital within budgetary resources. D. The department is not considering establishment of trauma hospital between Kazigund and Pahalgam, as trauma hospitals require specialized manpower and other allied support staff. Besides high-end equipment and modular operation theatres which can not be made available at all locations on stand-alone basis. It is therefore necessary to optimally utilize and share the resources of adjoining institutions where such facilities already exist. However, 2 trauma care hospitals are available en route Kazigund and Pahalgam to meet the trauma-related and other healthcare requirements. That is Trauma Hospital Kazigund and Trauma Hospital at Government Medical College Anantnag, besides Trauma Hospital Bijbihara District Anantnag, which is 4 kilometers away from Khanabal. Pahalgam Kazigund Road is also available. The department's prime focus shall be to improve trauma services in the existing hospitals only as of now. During the annual Shrine Amarnath Ji Yatra, health camps are being established to provide
medical facility to pilgrims during Yatra period, including augmenting hospital, men, machinery, ambulance services at existing health institutions like PHC Mutton, additional block under construction, SDH Sir Hamdan, PHC Ashmukam, 50-bedded hospital, Pahalgam, etc. PHC Ashmukam has already been made operational on 24/7 basis to cater devotees visiting Hazrat Sheikh Deen Wali Rahmatullahi Ala Ashmukam seeking medical attention. हाँ अल्ताफ साहब पूछिए। सर तफसीलन जवाब दिया है मैम ने। मैं इनका आभारी हूँ डिपार्टमेंट का कि जो 4 करोड़ रुपए इन्होंने जवाब में भी लिखा है कि पहलगाम हॉस्पिटल को 4 करोड़ दिए, जिसमें लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से कि आईपीएस के नॉर्म्स लास्ट टाइम जो जवाब मिला था पहले मुझे, उसमें नॉर्म्स में लिखा था एसडीएच जो पीएचसी सलर टू बी अपग्रेडेड अप टू द लेवल ऑफ एसडीएच लेवल। तो उसमें ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने लास्ट टाइम कहा था कि हमारे पास फाइल आई हुई है, हम इसको देख रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि इन्होंने लिखा है नॉर्म्स जो आईपीएचएस के नॉर्म्स है सर, उसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो एक ही जगह अगर होती, ये हिली एरिया है, सिकेटर्ड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दुश्नीपोरा में काफ़ी ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन भी है, और हमारा जो एरिया है इट इज़ नॉट लाइक कॉलोनी टाइप, तो जिसमें ये एज पर नॉर्म्स ऑफ हेल्थ के उसमें शायद वो बराबर नहीं हो जाएगा। सर मेरा अदबन गुजारिश है, सैंक्शन पोस्ट है पहलगाम के लिए जो जवाब दिया है 38 है, 17 ही प्रेजेंट है, तो एक डिपार्टमेंट अश्योर करे कि ये जो 38 सैंक्शन पोस्ट है पहलगाम पीएचसी जो कि ऑलरेडी एसडीएच है, ये अभी भी पीएचसी कह रहे हैं क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर 2021 में निकला है पीएचसी का 50 बेडेड हॉस्पिटल। एक सर इतना एश्योर करे जब भी ये करे पीएचसी सलर को एसडीएच सलर बनाना दुश्नीपोरा में ज़रूरी है सर। एक दूसरा ये पहलगाम का ये जो स्टाफ है इसको ये इन्होंने कहा है कि विद द ड्यू टाइम मैम खाली एश्योर करे कि हम स्टाफ दे देंगे पहलगाम को। और अश्मकाम का जो मैंने पूछा था इसमें सर उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लो, इन्होंने कहा ट्रामा हॉस्पिटल बिजबिहारा में है सर, यात्रा यहाँ से आ रही है, मतलब राइट साइड से आ रही है, वो तो जब वहाँ चले जाते हैं वाया कंगन एंड गांधरबल, उसके लिए वो ट्रामा हॉस्पिटल। मैंने गुजारिश की थी कि काजीकुंड से लेके अमरनाथ खोरी गुफा तक कोई भी ट्रामा हॉस्पिटल नहीं है, तो जो पीएचसी अश्मकाम है या उसको ट्रामा हॉस्पिटल बनाया जाए अश्मकाम को, या उसको सीएचसी बनाया जाए। मेरी गुजारिश है कि जब भी डिपार्टमेंट इस पे कार्रवाई करे, जब भी डिपार्टमेंट को अपग्रेड करना है, ये 3 है, एक एसडीएच सलर पहलगाम का स्टाफ और अश्मकाम का सीएचसी बस इतना एश्योर करे। आई विल नॉट हैव सेकंड सप्लीमेंट्री बात। सर जो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न जो है पहलगाम एक दूर दराज इलाका है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और दूसरा जो वहाँ पे पेशेंट रश होता है अमरनाथ यात्रा की वजह से, बहुत सारे लोग जो पूरे हिंदुस्तान से पूरे मुल्क से जो आते हैं दर्शन करने के लिए, तो इसलिए सरकार कोशिश करती हैं कि वहाँ पे डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहें। और ओवरऑल मैंने ऑलरेडी जो इन्होंने पूछा था, इन्होंने कहा था डिस्ट्रिक्ट, मैंने नाम्स बताए थे इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट विद लेस देन 5 लाख पॉपुलेशन विद अ फंक्शनल डीएच डू नॉट नीड अ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एज पर रूल एज पर नॉर्म्स। डिस्ट्रिक्ट विद पॉपुलेशंस बिटवीन 5 to 10 lakh can have 1 SDH. Thereafter 1 SDH for every 10 lakh population can be considered for the provision of comprehensive secondary care health center सर्विसेज। तो जहाँ तक इनका कहना है कि हमने ऑलरेडी इन 12 महीनों में कोशिश की कि जितना हम स्टाफ वहाँ पे दे सकें वो ऑलरेडी दिया है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैंने इनको ऑलरेडी सप्लीमेंट्री में बताया है कि कितना पैसा हमने रिलीज़ किया हुआ है और उसमें से पैसा कितना खर्च हुआ है। अब इनकी डिमांड थी, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार
जब वो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे पहलगाम में बदकिस्मती का, और हम गए थे, हम वहाँ रात भर थे, ये MLA साहब भी हमारे साथ थे, और जो वो वहाँ पे ज़ख्मी जो लोग थे वहाँ पे जिनको लाया गया था या वो डेड बॉडीज़ जो थे वहाँ हॉस्पिटल में, जो पहलगाम का हॉस्पिटल वहाँ रखे गए थे, लेकिन वो हॉस्पिटल बिल्कुल इनकम्प्लीट था। और उसके बाद हमने कोशिश की कि वहाँ के लिए पैसा रिलीज़ करें, और पैसा रिलीज़ किया, और मुझे खुशी है उस पैसे में काफ़ी हद तक पैसा खर्च हुआ है। इनकी डिमांड थी और कुछ पैसा वहाँ नीड है, वो भी हमने कोशिश की कि शासकीय में वो पैसा हम दे सके। लेकिन मुझे खुशी है कि जब उस वक्त हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब आए थे, मुझे याद है कि जंगलात मंडी अनंतनाग में हम लोग गए थे पेशेंट को देखने के लिए जो वहाँ ज़ख्मी हुए थे, और सीरियसली ज़ख्मी थे वो कुछ पेशेंट, लेकिन वहाँ पे किस तरह उन डॉक्टर ने उनका इलाज किया है और उनको ठीक करके काफ़ी हद तक जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए उन्होंने मुबारकबाद दी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुझे मुबारकबाद दी कि इतना अच्छा यहाँ पे जंगलात मंडी का आपका ये हॉस्पिटल है। मुझे नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर में भी इतना कोई अच्छा हॉस्पिटल होगा। तो उन डॉक्टर्स को भी मैं मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने उस वक्त रात दिन काम किया। लेकिन जो ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है, हमने ऑलरेडी पैसे रिलीज़ किए, इनको कहीं पे डॉक्टर्स की कमी है, जैसे ये कह रहे हैं कि 38 पोस्ट हैं, लेकिन इस टाइम जो है वो ओनली 17 डॉक्टर्स जो है वो वहाँ पे है। ऑलरेडी रिक्रूटमेंट बोर्ड को पोस्ट रेफर किए गए हैं, जब वहाँ से वापस आएंगे हम कोशिश करेंगे इन एरियाज़ में लगाने की। और दूसरा, पहलगाम में अभी जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी उसमें पूरे मुल्क से डॉक्टर आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, और हमारे जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स हैं हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर वो वहाँ पे रहें और दूर दराज इलाके में जो लोग हैं उनको भी पेशेंट केयर में मदद मिल सके, और जो दर्शन के लिए लोग आते हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ पे मिल सके। जहाँ पे इन्होंने अपग्रेडेशन की बात की है, और मैंने बार बार यही कहा है, ऑनरेबल हाउस को यकीन दिलाना चाहती हूँ, अभी हम कोशिश करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेहतर बना पाए, लेकिन जब भी अपग्रेडेशन होगा जो उसमें आता होगा फॉर्मेलिटी में फुलफिल करता होगा क्राइटेरिया, उस वक्त ज़रूर हम इसका भी ध्यान रखेंगे। अगर वहाँ आता है क्राइटेरिया में फुलफिल करता है तो मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि उस वक्त ज़रूर इस लेवल पे भी सोचा जाए। सर AQ नंबर 1268, मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ। Sir, AQ number 1268, PHC Harpora, NTPHC Harpora is already functioning in a 3 rooms government building of health department. However, augmentation, if any, may be considered in the interest of patient care as and when such need arises. NTPHC Sambal, for construction of building for NTPHC Sambal functioning in rented accommodation, the Deputy Commissioner Ganderbal has been requested for identification of suitable land. As of now, no funds have been sanctioned or proposed for construction of NTPHC building, which shall be considered after the formal transfer of encumbrance-free land, the availability of budgetary resources in a phased manner. पूछते हैं? नहीं। Thank you. चले, thank you. Now, Abdul Majid Bhatt Saab. Number 20. Minister in charge Industries. Honorable Speaker, sir, AQ number 20. Part A, 13 land patches as per the details given in Annexure A have been transferred in favor of Industry and Commerce Department with an objective to facilitate the establishment of industrial estates in District Anantnag. However, as of now, no industrial estates exist in Anantnag West constituency. Part B, no sir, no such proposal is under consideration in the department. सर अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है। तो जिस ये जो आया है यहाँ पे रिप्लाई आया है उसमें आया कि 13 पैचेस एज पर द डिटेल्स गिवन द एनेक्सर ए हैव बीन ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। जो ये पैचेस है सर
ये बिल्कुल ज़रूरत तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं ज़रूरत है, मगर ये बहुत दूर है अनंतनाग से। अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो हार्ट ऑफ मतलब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से वो बहुत दूर है और अनंतनाग में होना चाहिए था, क्योंकि अभी बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे लड़के चाहते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई उनका कोई रोज़गार उनका कोई सिलसिला हो जाए। तो मगर जब वहाँ पे इंडस्ट्री है ही नहीं, लैंड अवेलेबल है, जो मैंने ऑलरेडी ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब को बोला भी है, मैंने इसके साथ 1-to-1 बात भी की है इसके बारे में। यहाँ पे पैच ऑफ लैंड है, मंगहाल में है, कामर में है, जड़र में है, विसू में है, दयालगाम, काजीगुंड, अच्छाबल, बिल्कुल लैंड अवेलेबल है वहाँ पे। और सिर्फ अनंतनाग टाउन से 1 किलोमीटर से ज़्यादा उसमें कोई फैसला, सिर्फ काजीगुंड और अच्छाबल ये थोड़ा दूर है। तो मैं चाहता हूँ कि एश्योर करें मुझे डिप्टी सीएम साहब की वहाँ पे अनंतनाग में जहाँ पे ये देखें जिस तरीके से वो मतलब जो जितनी भी लैंड उनको अवेलेबल तो है, मतलब जितनी भी इनको चाहिए वहाँ पे लैंड अवेलेबल है, तो उसके बारे में मुझे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब एश्योर करें। ऑनरेबल स्पीकर सर, जैसे मैंने पहले ही ऑनरेबल स्पीकर सर, जैसे पहले ही कि हमने रिप्लाई तो दिया, उससे तो ऑनरेबल एमएलए साहब कन्विंस हैं, बट जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब का भी यही जब से सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला सरकार हुकूमत में आई है, इनकी यही कोशिश है और हमारा वादा भी है कि बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार देना है, इस इंडस्ट्री में उनको अकोमोडेट करना है, चाहे वो जम्मू में है चाहे वो कश्मीर में है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का, क्योंकि 13 पैचेस ऑलरेडी अनंतनाग में हमें ये अभी ट्रांसफ़र हुए हैं। अब आप खुद जानते हैं, आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, पहले हमारी कोशिश रही कि इन पैचेस को डेवलप किया जाए, तो उसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी और कोशिश ऑनरेबल सीएम साहब की, क्योंकि अलग अलग डेलीगेशंस भी, इंडस्ट्रीज़ के लोग भी मिले, अनएम्प्लॉयड यूथ भी ऑनरेबल सीएम साहब को मिले हैं, तो लिहाजा फिल एज इट इज़ जो है, जो हमारी प्रायोरिटी पहली वो 13 जो पैचेस हैं उन्हीं को है कि ताकि वो डेवलप हो जाए, उसके बाद दूसरे सोचे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज की डेट में हमारा इन 13 पैचों पे ज़्यादा जोर है। कुलदीप राज दुबे जी। AQ 713 मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। So AQ number 713. A, the total number of existing health sub-centers and PHCs in Riyasi constituency as is annexed as Annexure A. The details of manpower sanctioned in position is annexed as Annexure A. The following medical paramedical staff attached deployed at places rather than their original place of posting with special reference to aforesaid constituency is as under. Dr. Kapil Sharma, dental surgeon, PHC Arnas, has been deployed to work at RIHFW Nagrota. Shrimati Nirmal Devi, LHV, PHC Pune, has been deployed to work at CHC Kalakot on humanitarian grounds. Shrimati Darshana Devi, LHV, PHC Arnas Mahur, has been deployed to work at CHC Araspora on humanitarian grounds. In Riyasi constituency, the village of Drabi Panchayat, Harkot and the Kod Panchayat currently have no health sub-center PHC. However, the above areas do not qualify the minimum criteria essentially for establishment of sub-centers PHCs as per IPH norms 2022. जनाब, आपके माध्यम से जो इन्होंने जवाब दिया मैं तो समझता हूं कि ठीक है, मगर हमारा जो पहाड़ी एरिया उससे सब जितने भी डॉक्टर हैं उठाकर डेंटल डॉक्टर की 3 साल से अटैच कहाँ है, नगरोटा भी। तो ऐसे लगता है कि जितने भी वो डॉक्टर वहाँ पर किए हैं पोस्टेड, वो कोई आरएसपुरा में कोई कहीं, तो उनको वापस वहाँ भेजा जाए। वो नाम तो हमारा चल रहा है वो नगरोटा में बैठा हुआ। और ऐसा ही बाकी जो इन्होंने जवाब दिया मैं तसल्ली समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा
कि हमारा इलाका बहुत दूर दराज है, पहाड़ी है। आपको खासकर इस इलाके में देखना चाहिए और आपकी मुश्किल, मेरी जो मुश्किलात है वो आपको पता है, मैंने आपको पौनी में भी बताया था। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको करेंगे। मगर ये जो डॉक्टर वहां पर हैं, इनको वापस वहां पर भेजे। ये 3 साल कहेंगे कि हम अरनास में रहे नगरोटा में, तो ये बहुत नाइंसाफी है हमारे इलाके के लिए। शुक्रिया। आ गई आपकी बात। सर ये सही बात है। ऑनरेबल मेंबर जो है, मैं इनके साथ इनकी कंस्टिट्यूंसी में भी गई। दूर दराज इलाका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये 3 डॉक्टर्स जिनका मैंने जिक्र अपने जवाब में किया है वो अटैच है, ये भी सही बात है। लेकिन अटैच क्यों है? अटैच तो हमने सारी अटैचमेंट्स, जब ये सरकार बनी हमने अटैचमेंट सारे बंद किए थे। हमने कहा था जो जो अटैच है वो अपनी प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे वापस चले जाएंगे। लेकिन उसमें फिर कहीं कहीं पे ये दिक्कत आई ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। किसी का कोई हेल्थ ग्राउंड था, किसी का कोई और मसला था, उसमें बहुत सारे कम लोग जो हैं डॉक्टर्स वो बचे हैं जिनको ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमने कंसिडर किया हुआ। लेकिन मैं फिर भी ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर कोई इनका ज़्यादा हेल्थ ग्राउंड इशू नहीं होगा तो मैं ज़रूर इनको वापस भेजूंगी। जहाँ पे इनकी प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ चले जाएंगे, वहाँ लोगों का इलाज करेंगे। अर्जुन सिंह राजू जी, तो हो गया। AQ नंबर 284, मिनिस्टर इन चार्ज सोशल वेलफेयर। Sir, AQ number 284, in the UT of Jammu and Kashmir, a total of 28,186 Anganwadi centers are currently operational. Of these, 26,936 centers are operating from rented premises. The district-wise breakup of such centers is indicated in the Annexure A. The construction of permanent buildings for Anganwadi centers shall be considered in a phased manner subject to the availability of funds land. C part, the matter with regard of opening of new Anganwadi centers that fulfill the criteria would be examined for submission to the Government of India. इसमें तो इन्होंने जो तीसरा है कि इसमें वो ऑनरेबल सीएम साहब ने बजट में अनाउंस भी किया है कि हम एक सीडी उसमें सीडीपी ब्लॉक में एक आंगनवाड़ी सेंटर खोलेंगे। मेरा ज़्यादा इसमें तशवीश का जनाब ये है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से इम्प्लीमेंट में आई है, तो जो 3 साल या 4 साल का बच्चा है वो तो स्कूल में, प्री नर्सरी स्कूलों में वो जा रहे हैं, उनकी जो है उनको ये इस तरीके की न्यूट्रिशन डाइट वहाँ पर नहीं मिल पा रही है। और अभी भी जो है नेशनल हेल्थ जो फैमिली सर्वे का आज़ादोशुमार है उसके मुताबिक हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में 32% से ज़्यादा जो लोग हैं बच्चे जो हैं अंडरवेट हैं। तो उस निस्बत में हम इस स्कीम में ऐसा क्या करने जा रहे हैं ताकि उनकी जो है न्यूट्रिशनल जो उनको जो वैल्यू है वो उनको बच्चों को फराहम हो सके। और दूसरा इसमें मेजर एक सबसे बड़ा ये दिक्कत ये है जनाब कि जितने भी अभी भी जो आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनकी अभी भी उस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है जो आज के हिसाब से जो उनको वहाँ पर बच्चों को जो है एक फाउंडेशनल बेस देना बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि वहाँ पर वो सिर्फ वो चने और छोले खाने के लिए ही उसमें है, उसके अलावा उनको एक्टिविटीज़ कम है। और बेशतर इलाकों में हमने ये देखा है, शहरी इलाकों में और हमारे गाँव में कोई अब बच्चा वहाँ पर नहीं जाता है। मोस्टली माँ बाप जो है गुरेज करते हैं अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर्स में भेजने के लिए, वो घरों में उनको दे देते हैं कुछ वो। तो इसमें सरकार अपने तरीके से, जिस तरीके से हमने रहबर तालीम स्कीम में SSA स्कीम को रहबर तालीम पैटर्न पे लाया था, तो क्या सरकार के पास ऐसी है कि जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक कोई इसमें ऐसा पॉलिसी बनाई जाए ताकि यहाँ के मुताबिक जो हो वो बेहतर हो और यहाँ उसका थोड़ा सा बेनिफिट हमें मिल सके सर। शुक्रिया। सर, ये जो ICDS सेक्टर है, मैंने कई बार जिक्र किया है कि ICDS सेक्टर में जितने भी हमारे पास 28,000 उसमें से 26,000 कुछ सेंटर्स है जो फंक्शनल है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। जैसे ऑनरेबल मेंबर कहते हैं कि जो इनको न्यूट्रिशन बच्चों को वहाँ पे दिया जाता है उसमें कुछ कमियां हैं या उसको कैसे आगे
किस तरह और उसमें सुधार लाया जाए। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये न्यूट्रिशन वहाँ पे बच्चों को फराहम किया जाता है, क्योंकि ये 2 स्कीमें चलती है। एक चलती है मिड डे मील स्कीम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर चलती है, और ये न्यूट्रिशन दूसरा जो बच्चों को दिया जाता है कम एज में वो दिया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स पे। तो ये 90-10 पे स्कीम चलती है। इसमें 90% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ऐसी कोई अभी पॉलिसी नहीं है जो अर्ली केयर के लिए नई सी हम इंट्रोड्यूस करें या नई पैटर्न पे इसका सोचे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, 90-10 पे चलती है। लेकिन न्यूट्रिशन जो दिया जाता है उसमें एज सच ऐसी कोई कमी नहीं है। उसमें सारे जो भी वहाँ पे आइटम्स दिए जाते हैं फूड आइटम्स, वो ऑलरेडी जो है उसका एक लिस्ट जो है वो बनाया गया है। एज पर दैट जो है वो वहाँ पे फराहम किया जा रहा है। इसी तरह स्कूल्स में मिड डे मील का जो है वहाँ पे अगर कुछ कमी रह जाती है तो वहाँ पे पूरी की जाती है। तो दूसरा इन्होंने पूछा है कि आंगनवाड़ी ऐलान किया था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कि हम नए आंगनवाड़ी सेंटर खोलेंगे। नहीं, अगर इन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जवाब सही से सुना होगा, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे पास आंगनवाड़ी सेंटर है रेंटेड बिल्डिंग्स में, उनके लिए हम हर ब्लॉक में एक CDPO ऑफिस में एक बिल्डिंग जो है वो अपने लेवल पे बनाएंगे, ताकि जितने भी ये रेंटेड बिल्डिंग्स है उनमें हमें मुश्किल होता है, वहाँ पर मेंटेन हम नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, अपने बिल्डिंग्स बनाएंगे, उनको हम ज़्यादा मेंटेन रख पाएंगे। तो वो उन्होंने कहा जहाँ तक नए सेंटर खोलने का सवाल है, अभी हम अपने लेवल पे नए सेंटर नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, 90-10 पे चलती है। हमारा भी स्टेट शेयर आता है इसमें, चाहे वो आंगनवाड़ी का ऑनरेरियम हो, चाहे वो हेल्पर का हो। हमने ऑलरेडी एक सर्वे डिपार्टमेंट को कहा है करने के लिए, जो लेफ्ट आउट एरियाज हैं जहाँ पे कमी है सेंटर के, उन्होंने ऑलरेडी वो सर्वे करेंगे, और जब उनको लगेगा कि कहीं पे और नीड है जो लेफ्ट आउट एरियाज हैं वहाँ पे हमें ICDS सेंटर देना है, तो ज़रूर उसमें हम कोशिश करेंगे प्रपोजल बना के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजें। जावेद इकबाल साहब, AQ number 1403 sir. मिनिस्टर इन चार्ज जल शक्ति। Sir, AQ number 1403. The villages of Khwas Block, including Khathol and Marutha, are being covered under Jal Jeevan Mission for the provision of the safe and adequate drinking water. To meet the potable water requirement of these villages, 16 water supply schemes have been approved under JJM, out of which 4 schemes have been completed, while the remaining schemes are at various stages of execution. Further, although these villages are being catered to under JJM, the region is experienced prolonged drought-like conditions in recent years, coupled with continuous rainfall and subsequently certain identified water sources have been substantially diminished and are dried up during peak summer months. The borewell sources of water supply in Budal has also been adversely affected, impacting the sustainability of the water supply during the lean summer period. Some inhabitants experience acute shortage. As an interim arrangements, drinking water needs are being met through the water tanker services, with the view to addressing the issues of... वो सवाल एक पूछना चाहते हैं, लेट हिम आंसर का क्वेश्चन। सर, मेरी मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, इन्होंने रिप्लाई में भी दिया है कि ये कुछ जो बोरवेल हैं ये फेल हो गए हैं। ये 10 विलेजेस हैं मेरे ख्वास ब्लॉक के सर जो वाटर डेफिसिट हैं, और यहाँ पे ग्रेविटी की कोई स्कीम नहीं है। जो बोरवेल निकाले थे वो ड्राई हो गए हैं, और सर यहाँ पे औरतों को पूरी रात लाइन में लगना पड़ता है, और जो भी कोई स्प्रिंग अवेलेबल है गांव में पूरी रात लाइन में लगती है और पानी लाती हैं। सर इन 10 विलेजेस में कोई भी लड़की जो है वो 10th स्टैंडर्ड पास नहीं कर पाई, सिर्फ इस पानी की वजह से, क्योंकि औरतों को रात को पानी लाने के लिए पूरी रात लाइन में लगना पड़ता है। मेरी मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि 24 करोड़ की हमने इसके लिए लिफ्ट स्कीम की DPR सबमिट की है, उसके लिए पैसे दिए जाएं। शुक्रिया। जी हो गया सर ये जवाब देना। सर ये ऑनरेबल MLA साहब का कंसर्न सही है। ये कांडी एरिया है और ड्राउट प्रोन एरिया है। यहाँ पिछले मुकम्मल ड्राउट की वजह से जो वाटर टेबल हमारा है वो काफ़ी डाउन हो गया है। इनके एरिया के कुछ प्रोजेक्ट जो हैं हमारे पास आए हैं सर, इसके एग्जामिन कर रहे हैं, और
मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये जितने भी इनके वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, वाटर सप्लाई स्कीम वुडन बी, वाटर सप्लाई स्कीम कोटरवाल, वाटर सप्लाई स्कीम कोटरंका, इनके लिए आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इसको अप्रूव करेंगे और ये इस एरिया में वाटर सप्लाई स्कीम को बहाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर इज ओवर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से